हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, यानी किसी भी नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। इसके पहले हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराई है। पहली वीडियो में हमने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर की वीडियो प्रोवाइड कराई है, जिसमें हमने साथ ही साथ परागकोश की जो टीएस होती है, परागकोश यानी कि एंथर का जो आंतरिक संरचना होती है उसकी हमने वीडियो प्रोवाइड कराई थी। दूसरी वीडियो हमने परागकण की संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास, यानी किसी भी मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि नर युग्मकोद्भिद हम बोलते किसको हैं। तो आपको याद रखना है कि नर युग्मकोद्भिद क्या है, जो अंकुरित परागकण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है जो अंकुरित परागकण होते हैं। ठीक है, जो अंकुरित परागकण होते हैं, अंकुरित परागकण को ही हम क्या बोलते हैं, अंकुरित परागकण को ही हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, जो अंकुरित परागकण होता है, अंकुरित परागकण, तो अंकुरित परागकण को ही हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। अब हमने आपको पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी कि जो परागकण हमारा होता है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। मतलब जो नर युग्मक का निर्माण होता है, उस नर युग्मक का निर्माण कहां से होता है, तो नर युग्मक का निर्माण होता है परागकण से। तो नर युग्मक का निर्माण कब होगा, जब एक मैच्योर यानी कि एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बन जाएगा, तब जाकर के मेल गैमेटोफाइट्स में आप देखेंगे जो मेल गैमीट है उसका निर्माण होगा, यानी कि नर युग्मक का निर्माण होगा। तो नर युग्मक का निर्माण कहां से होगा, तो परागकण से ही होता है। लेकिन क्या डायरेक्ट परागकण से आप देखेंगे कि हो जाता है निर्माण, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी परागकण से निर्माण होगा नर युग्मक का, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। यानी मेल गैमेटोफाइट्स का जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है, तभी नर युग्मक का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अंकुरित परागकण होता है, यही अंकुरित परागकण ही आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अब पूरी की पूरी जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है, ये दो स्टेप में होता है। यानी नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होता है, ये दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है, यानी कि दो चरणों में होता है। पहला जो चरण है यानी कि पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं परागण पूर्व परिवर्धन। क्या बोलते हैं, पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं परागण पूर्व परिवर्धन। क्या बोलते हैं, परागण पूर्व परिवर्धन। मतलब जो परागण के पहले का विकास होगा, परागण के पहले का जो विकास होगा उसको हम बोलते हैं परागण पूर्व परिवर्धन। ठीक है, और जो परागण के बाद परिवर्धन होगा, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो भाग है वो है हमारा परागण पश्च परिवर्धन। यानी परागण के बाद जो परिवर्धन होगा या विकास होगा उसको हम बोलते हैं परागण पश्च परिवर्धन। क्या बोलते हैं, परागण पश्च परिवर्धन। तो परागण पूर्व परिवर्धन और परागण पश्च परिवर्धन, दो चीजें आपको याद रखना है। पूरे के पूरे जो मेल गैमेटोफाइट्स यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है वो दो स्टेप में होता है। एक तो है परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण से पहले का जो विकास होगा उसको हम बोलेंगे परागण पूर्व परिवर्धन। और परागण पश्च परिवर्धन का मतलब क्या है कि परागण के बाद जो परिवर्धन होगा, जो विकास होगा, उसको हम बोलते हैं परागण पश्च परिवर्धन। अब आपको यहां पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पूरे के पूरे नर युग्मकोद्भिद के विकास में दो बार समसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार, दो बार समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, दो बार क्या होगा, दो बार होता है समसूत्री विभाजन। तो पूरे के पूरे नर युग्मकोद्भिद के विकास में दो बार आपको याद रखना है कि क्या होगा, दो बार होगा समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में आपको एक चीज याद रखनी है, और वो चीज ये है कि जब भी समसूत्री विभाजन होता है पहले केंद्रक का निर्माण होता है। पहले केंद्रक जो है विभाजित होता है। पहले कौन विभाजित होगा, पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, पहले तो केंद्रक विभाजित होगा। तो जब भी समसूत्री विभाजन होगा पहले कौन विभाजित होता है, पहले केंद्रक जो है, यानी पहले जो है न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, पहले केंद्रक जो है वो हो जाएगा हमारा विभाजित। ठीक है, पहले हमारा क्या विभाजित होगा, केंद्रक जो है वो क्या होगा, विभाजित होगा। और फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का।
कोशिका द्रव्य, ठीक है। फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी समसूत्री विभाजन होगा पहले जो है किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। एक चीज अक्सर आपसे पूछ ली जाती है कि केंद्रक का जो विभाजन होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो केंद्रक के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, केंद्रक के विभाजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। तो हमेशा आपको याद रखना है कि केंद्रक के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। वहीं जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास एक अंकुरित परागकण है और इस अंकुरित परागकण को ही हम क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद बोलेंगे। अब इस अंकुरित परागकण का निर्माण होना है तो एक नॉर्मल परागकण से, यानी कि एक अपरिपक्व, हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, एक अपरिपक्व। तो एक अपरिपक्व जो परागकण होगा, यानी कि अभी परागकण क्या है, मेच्योर जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो एक एमेच्योर यानी कि एक अपरिपक्व परागकण से आप देखेंगे कि एक अंकुरित परागकण का यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। और नर युग्मकोद्भिद का विकास मतलब नर युग्मक का निर्माण होगा। तो अंकुरित परागकण का निर्माण होना है किसमें से होगा, तो एक अपरिपक्व परागकण से होगा। और आपको याद रखना है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में होता है। परागण पूर्व परिवर्धन, परागण पूर्व परिवर्धन यानी परागण से पहले का जो परिवर्धन या विकास होगा उसको हम बोलेंगे परागण पूर्व परिवर्धन। परागण के बाद का जो विकास होगा उसको हम बोलेंगे परागण पश्च परिवर्धन। अब परागण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में तो ये डाउट होगा कि सर परागण क्या होता है। तो परागण या पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने नर और मादा जननांग का डायग्राम देखा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नर व मादा जननांग की, तो आपने कुछ इस प्रकार से देखा था कि हमारा जो पिस्टिल या कार्पिल की संरचना होती है, ठीक है, कार्पिल या पिस्टिल की संरचना होती है, यानी कि स्त्री केसर की जो संरचना होती है, तो स्त्री केसर की संरचना 3 भागों से मिलकर के बनी होती थी। ऊपरी वाला भाग जो होता था इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे स्टिग्मा। क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग जो होता है स्त्री केसर का, वो यहां से लेके यहां तक का भाग, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। और ये जो आखिरी वाला भाग है अंडाकार भाग, इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और फिर आपने पुमंग की संरचना देखी थी, तो पुमंग की यूनिट क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो अगर पुंकेसर की संरचना आप लोग देखेंगे तो पुंकेसर की संरचना आपको कुछ इस प्रकार से हमने दिखाया था। अब पुंकेसर की संरचना में इस प्रकार से क्या होते थे, पुंकेसर की संरचना में 2 भाग होते थे। एक भाग होता था ये परागकोश और दूसरा भाग होता था फिलामेंट, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग होता था इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे परागकोश। क्या बोलते थे, परागकोश। और ये जो नीचे वाला भाग होता था इसको हम बोलते थे पुतंतु यानी कि फिलामेंट, ठीक है, पुतंतु यानी कि फिलामेंट। और इसी परागकोश के अंदर, इसी परागकोश के अंदर आपने देखा था कि परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। इसी परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं। तो आपको यह समझ में आता है कि परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। अब ये परागकण जब परागकोश से निकल करके कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पे चले जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। परागण की अभी आप आगे चल के पूरी डिटेल्ड वीडियो देखेंगे, परागण क्या है, परागण के प्रकार और जो भी परागण से संबंधित चीजें हैं, परागण से लाभ हानि, सारे के सारे आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि परागण होता क्या है। तो जब परागकण परागकोश से निकल करके कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 स्टेप में होगा। परागण पूर्व परिवर्धन यानी परागण से पहले एक विकास होगा, और जो दूसरा स्टेप है वो है परागण पश्च परिवर्धन यानी परागण के बाद जो विकास होगा। अब देखिए दोनों चीजों में आपको एक चीज समझना है, जो परागण पूर्व परिवर्धन होगा, तो परागण पूर्व मतलब अभी परागण नहीं हुआ है। तो जब परागण नहीं हुआ है तो हमारा परागकण जो है वो कहां है, अभी परागकोश के अंदर है।
हमारा परागकण कहां है? परागकोश के अंदर है। जब तक परागण नहीं हुआ है तो हमारा परागकण किसके अंदर है? परागकोश के अंदर। मतलब जो परागण पूर्व परिवर्धन होगा वो कहां होगा? परागकोश के अंदर होगा। और जब परागण हो जाएगा तो परागण पश्च परिवर्धन जब होगा, परागण पश्च परिवर्धन कहां होगा? वर्तिकाग्र की सतह पे। कहां होगा? परागण पश्च परिवर्धन जो होगा ये कहां होगा? वर्तिकाग्र की सतह पे। कहां होगा? वर्तिकाग्र की सतह पे होगा, वर्तिकाग्र की सतह पे। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि नर युग्मकोद्भिद का विकास दो स्टेप में होगा, परागण पूर्व परिवर्धन और परागण पश्च परिवर्धन। ठीक है, तो परागण पूर्व परिवर्धन कहां होगा? तो ये होगा भैया परागकोश में। कहां होगा? परागकोश के अंदर जो परिवर्धन होगा उसको हम बोलेंगे परागण पूर्व परिवर्धन। और जब परागण हो जाएगा उसके बाद वातिकाग्र की सतह पे आकर के परागकण गिर जाएंगे। जब परागण हो जाएगा तो परागकण कहां आके गिर जाएंगे? वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएंगे। तो आगे का जो विकास होगा वो कहां होगा? वर्तिकाग्र की सतह पे होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और पूरे के पूरे नर युग्मकोद्भिद के विकास में क्या होगा? 2 बार समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर बाद में किसका विभाजन होगा? बाद में फिर जाकर के कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, केंद्रक विभाजन को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक जब विभाजित होता है इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं परागण पूर्व परिवर्धन। तो परागण पूर्व परिवर्धन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास एक अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। अभी हमारे पास जो परागकण है ये हमारे पास अपरिपक्व परागकण है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद है। तो नर युग्मकोद्भिद हम परागकण को ही बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है कि परागकण अंकुरित नहीं हुआ है, जिस कारण से इसको हम अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद बोलेंगे या हम अपरिपक्व परागकण बोलेंगे। दोनों चीजें आप बोल सकते हैं, या इसको आप अपरिपक्व परागकण बोल सकते हैं या इसको आप अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद बोल सकते हैं। अब इस एक अपरिपक्व परागकण में आप देखेंगे कि एक तो आपको केंद्रक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक आपको केंद्रक दिखाई देता है, और ये केंद्रक कैसा होता है? आगुणित होता है। कैसा होता है? केंद्रक आगुणित होता है, यानी कि हेप्लॉइड होता है। अब आपको यह देखना है कि परागकण में हमने आपको क्या बताया था कि 2 भित्तियां होती है। एक जो है बाहरी भित्ति होती है जिसको हम बाह्य चोल बोलते हैं, दूसरी आंतरिक भित्ति जिसको हम अंतःचोल बोलते हैं। और परागकण के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है, और केंद्रक होता है साथ ही साथ पूरे के पूरे अंतःचोल के अंदर इस प्रकार से कोशिका द्रव्य जो है भरा होता है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। क्या होती है? छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें केवल यही होगा कि इसके अंदर कई इस प्रकार से छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, और ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो है एकत्रित होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। ये क्या है? तो ये आप लिख सकते हैं यहां पे, ये रिक्तिका है। क्या है? ये रिक्तिका है। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि जो हमारे पास अपरिपक्व परागकण है इसमें केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, साथ ही साथ छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो है इकट्ठा होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। तो जब बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा तो केंद्रक थोड़ा ऊपर साइड चला जाएगा। ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे? परिधि वाला भाग बोलेंगे, और बीच वाले भाग को हम सेंटर पॉइंट बोलेंगे, यानी कि केंद्रीय भाग बोलेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारे पास एक अपरिपक्व परागकण है। ठीक है, ये हमारे पास एक अपरिपक्व परागकण है जिसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है और रिक्तिका है। रिक्तिका से यहां पे अपने को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेन हमारा पॉइंट क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा अपरिपक्व परागकण है इसमें होगा अब समसूत्री विभाजन। हमने क्या कहा कि टोटल 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हमारे पास पहला जो है, ये पहला समसूत्री विभाजन यहां पे होगा। तो जब पहला समसूत्री विभाजन होगा तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले कौन विभाजित होगा? केंद्रक का विभाजन होता है। तो जब केंद्रक विभाजित होगा, समसूत्री विभाजन यहां पे होगा, तो एक केंद्रक से यहां पे 2 केंद्रक बन जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कि जब समसूत्री विभाजन हुआ तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, तो इस एक केंद्रक से यहां पे 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब इस दोनों केंद्रक को हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा ऊपर वाला केंद्रक है इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। और जो हमारा नीचे वाला केंद्रक है इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक को आप नलिकाकार केंद्रक भी बोल सकते हैं, नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या था, एक अपरिपक्व परागकण है जिसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा, तो केंद्रक का विभाजन होगा, तो एक केंद्रक से यहां पे दो केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक ऊपर साइड रहेगा जिसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और दूसरा केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है साइज में और नीचे साइड होता है जिसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक या नलिकाकार केंद्रक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, जब केंद्रक का विभाजन तो यहां पे हो चुका, अब केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जब आपको पता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है। तो यहां पे केंद्रक का विभाजन हो गया, पहले जब समसूत्री विभाजन हुआ तो पहले केंद्रक का विभाजन हो गया तो दो केंद्रक बन गए, फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहां पे क्या हो गया, एक लेयर बन गई इस प्रकार से, ठीक है, एक परत बन गई, एक भित्ति बन गई। तो जब यहां पे एक परत बन गई, एक भित्ति बन गई, तो यहां पे हमको दो कोशिकाएं दिखने लगी, ठीक है, कितनी कोशिकाएं, दो कोशिकाएं। तो ये जो ऊपर वाली कोशिका बनी है, इस ऊपर वाली कोशिका को हम बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। ऊपर वाली कोशिका को हम बोलेंगे जनन कोशिका, और जो नीचे वाली कोशिका, इस नीचे वाली कोशिका को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कायिक कोशिका, इसको हम बोलेंगे कायिक कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका का और जनन कोशिका का निर्माण हो चुका। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि परागण पूर्व परिवर्धन में क्या होता है कि हमारे पास एक अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद यानी कि एक अपरिपक्व परागकण होता है, और इस अपरिपक्व परागकण में क्या होता है, इस अपरिपक्व परागकण में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, तो केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक को हम बोलते हैं जनन केंद्रक जो छोटा होता है, और जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक, ठीक है। और फिर इसके बाद समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन हो गया और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है तो इसमें भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो यहां पे एक भित्ति का एक लेयर का निर्माण हो गया, जिस कारण से दो कोशिकाएं यहां पे बन गई। और पहली कोशिका जो है, ऊपर वाली जो छोटी कोशिका है, इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, और जो नीचे वाली बड़ी कोशिका इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको यह भी समझ में आ रहा है कि जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो जनन केंद्रक है, और कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ठीक है, कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो कौन सा केंद्रक है, कायिक केंद्रक है। तो यानी यहां पे परागण पूर्व परिवर्धन में दो कोशिकीय परागकण हमारा बन चुका है, ठीक है। केवल इतना आपको याद रखना है कि एक हमारे पास अपरिपक्व परागकण है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, एक केंद्रक से यहां पे दो केंद्रक बन जाएंगे, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, तो यहां पे एक भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जिस कारण से दो कोशिका बन जाएगी, एक जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका के अंदर जो हमारा केंद्रक है वो क्या है, जनन केंद्रक है, और कायिक कोशिका के अंदर जो हमारा केंद्रक ये कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है उसको हम बोलेंगे कायिक केंद्रक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये परागण पूर्व परिवर्धन है, और यहां तक का जो पूरा विकास हुआ है अभी परागकण का, वो कहां हुआ है, पराग कोश के अंदर हुआ है। कहां हुआ है, अभी हमारा परागकण जो है ये पराग कोश के अंदर ही है। तो पराग कोश के अंदर ही आप देखेंगे कि जो परागकण होता है, परागकण का विकास हो चुका होता है। तो आधा विकास जो है परागण से पहले हो जाता है पराग कोश के अंदर, और जो आधा विकास होगा वो कहां होगा, वर्तिकाग्र की सतह पे होगा, यानी कि जब परागण हो जाएगा उसके बाद। तो अब हमारा दो कोशिकीय परागकण यहां पे बन करके तैयार हो चुका है, और इसी दो कोशिकीय अवस्था में अब जो हमारा ये परागकण है ये बाहर निकल के जाएगा, कहां जाएगा, अब वर्तिकाग्र की सतह पे। तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। हमने क्या कहा था आपको कि पराग कोश से निकल करके जब हमारा परागकण कहां चला जाएगा, वर्तिकाग्र की सतह पे चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो अब हमारा ये दो कोशिकीय अवस्था में जो परागकण है ये पहुंच जाएगा कहां, वर्तिकाग्र की सतह पे। तो इसके आगे का जो विकास होगा वो कहां होगा, वर्तिकाग्र की सतह पे होगा। कहां होगा, वर्तिकाग्र की सतह पे होता है। तो वर्तिकाग्र की सतह पे अब अगला विकास होगा जिसको हम बोलते हैं परागण पश्च परिवर्धन। तो परागण पूर्व परिवर्धन का आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा ले सकते हैं। ये परागण पूर्व परिवर्धन है, यानी परागण से पहले जो नर युग्मकोद्भिद है उसका इतना विकास या डेवलपमेंट हो चुका होता है। चलिए अब हम बात करते हैं परागण पश्च परिवर्धन की। किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं परागण पश्च परिवर्धन की।
तो देखिए परागण पश्च परिवर्धन जब होगा तो इसमें जो हमारी जनन कोशिका थी, कौन सी कोशिका थी? जनन कोशिका। अब जनन कोशिका कुछ इस प्रकार से अपने आप के आकार को क्या करेगी? मोड़ने लगेगी, और इस प्रकार से जो जनन कोशिका थी वो बदल जाएगी, किसमें? तर्कुकार रूप में बदल जाएगी, स्पिंडल शेप्ड में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? स्पिंडल शेप्ड यानी कि तर्कुकार के रूप में बदल जाएगी। तो जो हमारी जनन कोशिका थी वो किसमें बदल गई? तर्कुकार रूप में बदल गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तर्कुकार जनन कोशिका। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तर्कुकार जनन कोशिका। तो जनन कोशिका हमारी स्पिंडल शेप्ड में बदलने लगती है, ठीक है। जैसे ही वर्तिकाग्र की सतह पे परागकण पहुंचता है, उसके बाद जो हमारी जनन कोशिका है वो कुछ इस प्रकार से स्पिंडल शेप्ड होने लग जाती है। और आप देख भी सकते हैं कि अगले स्टेप में ये पूरी की पूरी जो हमारी जनन कोशिका थी ये पूरी की पूरी स्पिंडल शेप्ड में बदल चुकी है। और जनन कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है, ये कौन सा केंद्रक है? जनन केंद्रक है। तो ये हमारा जनन कोशिका हो गया, जो कि कैसा हो गया? तर्कुकार जनन कोशिका बन चुकी है। और इस तर्कुकार जनन कोशिका के अंदर जो हमारा केंद्रक है, ये कौन सा केंद्रक है? तो भैया ये हमारा जनन केंद्रक है। कौन सा केंद्रक है? ये हमारा जनन केंद्रक है। तो जनन कोशिका चूंकि बदल गई है किसमें? तर्कुकार रूप में। तो जनन कोशिका को हमने क्या बोल दिया? तर्कुकार जनन कोशिका बोल दिया। अब इस तर्कुकार जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक था वो तो जनन केंद्रक ही है। तो यहां तक का आपको इजिली समझ में आ गया होगा। तो जब हमारा दो कोशिकीय परागकण बन गया तो ये दो कोशिकीय परागकण कहां पहुंच गया? परागण के बाद पहुंच गया कहां? वर्तिकाग्र की सतह पे। तो जैसे ही वर्तिकाग्र की सतह पे पहुंचा तो हमारा जो जनन कोशिका थी वो बदल गई, किसमें? तर्कुकार रूप में बदल गई। तो इस जनन कोशिका को हमने क्या बोल दिया? तर्कुकार जनन कोशिका बोल दिया। ये तर्कुकार जनन कोशिका बन गई है। और इसके अंदर यानी जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है वो कौन सा केंद्रक है? जनन केंद्रक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे अब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? यहां पे अब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। तो जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो आपको याद रखना है कि यहां पे केवल और केवल जो हमारा जनन केंद्रक है यानी तर्कुकार जो जनन कोशिका है, इस केंद्रक के अंदर का जो केंद्रक है, जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है, ये जनन केंद्रक क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होने लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जनन कोशिका थी, तर्कुकार जनन कोशिका, इसके अंदर जो एक केंद्रक है, इसके अंदर जो हमारा जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक जो है विभाजित होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे अब फिर से क्या होगा? समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो हमने आपको क्या बताया कि समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहां पे क्या होगा? ये जो जनन केंद्रक है ये विभाजित होने लग जाएगा। तो ये जनन केंद्रक हमारा क्या होने लग गया? जनन केंद्रक हमारा विभाजित होने लग गया। और जनन केंद्रक जो है हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आगे चल के विभाजित हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक हमारा ये जनन केंद्रक था और दूसरा जनन केंद्रक ये। तो एक जनन केंद्रक जो है जब विभाजित हो जाएगा तो इसके विभाजित होने से दो अचल नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? दो अचल नर युग्मक का निर्माण होगा। यानी कि यहां पे नॉन मोटाइल जो परागकण होता है वो नॉन मोटाइल होता है। जो परागकण के अंदर नर युग्मक बने हैं वो कैसे हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल मतलब अचल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने से नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पराग नलिका का विकास होने लग जाता है। किसका निर्माण होने लग जाता है? पराग नलिका का। तो ये पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण होने लग जाता है। ये जो हमारा अंतःचोल होता है, इस अंतःचोल में आप देखेंगे अंतःचोल बाहर निकल करके पराग नलिका का निर्माण करने लग जाती है। पराग नलिका के माध्यम से ही दोनों नर युग्मक जो बने हैं ये आगे चल के बीजांड के अंदर जाएंगे। और जब भ्रूण कोश के अंदर जाएंगे, चूंकि बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है, अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में जाएंगे और वहां पे द्विनिषेचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। तो यहां पे आपने देखा कि परागण के बाद क्या होगा? परागण के बाद जो हमारी द्विकोशिकीय परागकण था, दो कोशिकीय परागकण में से दो कोशिका थी। तो एक कोशिका थी जनन कोशिका और दूसरी ये जो कोशिका, ये कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका तर्कुकार रूप में बदल जाती है। तो ये तर्कुकार के रूप में जनन कोशिका बदल गई है और जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक होता है। और ये जो बाकी पूरी की पूरी कोशिका ये कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है ये कौन सा केंद्रक है? ये कायिक केंद्रक है। ठीक है, तो ये कायिक केंद्रक क्या हो जाएगा? अब समसूत्री विभाजन होगा तो कायिक केंद्रक कहां जाएगा? आगे की ओर आ जाएगा। ये कायिक केंद्रक है।
तो जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा कायिक केंद्रक कहां जाएगा, कायिक केंद्रक जो है नीचे की ओर आ जाएगा पराग नलिका में। और जो हमारा जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक में अब क्या होगा, विभाजन होगा। तो जनन केंद्रक में देखिए क्या होगा, समसूत्री जब विभाजन होगा तो ये केंद्रक जो है जनन कोशिका का जो केंद्रक है इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो जब विभाजन होगा तो इसके विभाजन से ये जब जनन केंद्रक हमारा विभाजित हुआ तो इसके विभाजन होने से दो यहां पे नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, दो अचल नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो हमने लिख भी दिया है कि दो अचल नर युग्मक, मतलब ये जो दोनों नर युग्मक बने हैं ये अचल होते हैं, अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, जिस कारण से ही पराग नलिका का डेवलपमेंट या विकास होता है। और इसी पराग नलिका के माध्यम से ही परागकण धीरे धीरे जो है नीचे की ओर जाते हैं। तो आपने देखा कि यहां पे हमारे पास एक कायिक केंद्रक था, तो कायिक केंद्रक तो यहां पर भी है, और इसके अलावा यहां पे कायिक केंद्रक ये जो था ये नीचे की ओर आ जाता है, और ये जो जनन केंद्रक है ये विभाजित हो जाता है, और विभाजित होकर के दो अचल नर युग्मक का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो आगे चल के आप देखेंगे कि जब ये हमारा पूरा का पूरा नर युग्मक कहां जाएगा, भ्रूण कोश के अंदर जाएगा, तो ये जो हमारा कायिक केंद्रक है, ये जो हमारा कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक जो है नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और बचता क्या है, हमारे पास केवल दो अचल नर युग्मक बचते हैं। क्या बचते हैं, केवल दो अचल नर युग्मक बचते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो संरचना बनकर तैयार हुई है इसको हम बोलते हैं एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। यानी हमको क्या बनाना था कि नर युग्मकोद्भिद का विकास करना था, तो एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास हो चुका है। और एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास की अगर हम बात करें तो इसमें दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। ओवरऑल आपको जरूरत पड़ेगी आगे केवल इन दो नर युग्मकों की, जिनके बारे में जरूर आपको याद रखना है कि दो नर युग्मक का निर्माण हो चुके हैं, और यही दो नर युग्मक आगे चल के जब जहां कहां पहुंचेंगे, जब बीजांड के अंदर पहुंचेंगे और भ्रूणकोश में जाएंगे तो वहां पे निषेचन और द्विनिषेचन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होगी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूरे के पूरे नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, शुरू से हमने क्या बताया कि नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा तो कहां से होगा, जो हमारे पास अंकुरित परागकण होता है, अंकुरित परागकण को ही यानी कि एक परिपक्व परागकण को ही हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो एक हमारे पास अपरिपक्व परागकण होगा, अपरिपक्व परागकण होगा। तो ये अपरिपक्व परागकण जो है इसमें दो बार क्या होगा, दो स्टेप होंगे। इस अपरिपक्व परागकण में क्या होगा, दो स्टेप होंगे। पहला है परागण पूर्व परिवर्धन, दूसरा परागण पश्च परिवर्धन। तो इस अपरिपक्व परागकण से एक अंकुरित परागकण का यानी कि एक मैच्योर एक परिपक्व परागकण का निर्माण होगा, जिसको हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो एक अपरिपक्व परागकण से किसका निर्माण होगा, नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। तो टोटल जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है दो स्टेप में होता है, परागण पूर्व परिवर्धन जो कि परागकोश के अंदर होगा, और परागण पश्च परिवर्धन यानी कि जो वर्तिकाग्र की सतह पे होगा। ठीक है, फिर हमने आपको क्या बताया कि जो पूरा का पूरा नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा इसमें दो बार समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब होता है तो इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और फिर बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि परागण पूर्व परिवर्धन। तो हमारे पास कोई अपरिपक्व परागकण है जिसको हम बोलेंगे अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, या हम अपरिपक्व परागकण भी यहां पे लिख सकते हैं। तो एक अपरिपक्व परागकण है हमारे पास, या एक अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। तो इस अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद में क्या होगा, सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। दो बार समसूत्री विभाजन होगा, तो पहला समसूत्री विभाजन यहां पे होगा, और पहला समसूत्री विभाजन जब होगा तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो ये जो एक केंद्रक होता है इस केंद्रक में विभाजन होगा तो दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। एक छोटा केंद्रक होता है जिसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और जो बड़ा सा केंद्रक है इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। फिर इसके बाद क्या होगा, जब समसूत्री विभाजन हुआ तो पहले केंद्रक का विभाजन हो गया तो दो केंद्रक बन गए। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहां पे एक लेयर या एक भित्ति बन जाएगी, तो यहां पे दो कोशिकाएं जो है बन जाएगी। एक ऊपर वाली कोशिका जिसको हमने बोल दिया जनन कोशिका, और ये जो नीचे वाली कोशिका है बड़ी सी कोशिका इसको हमने बोल दिया कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ये कायिक केंद्रक है, और जो जनन कोशिका है इस जनन कोशिका के अंदर का ये जो केंद्रक है ये क्या है, हमारा जनन केंद्रक है। तो इस प्रकार से हमारा दो कोशिका वाला परागकण बनके तैयार हो चुका है। तो ये दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण कहां बन चुका है, परागकोश के अंदर। अब क्या होगा, अब परागण होगा। तो परागण होगा तो ये परागकण अब कहां चले जाएंगे, वर्तिकाग्र की सतह पे चले जाएंगे।
तभी तो परागण होगा। तो जब ये वर्तिकाग्र की सतह पे चले जाते हैं तो आगे का जो डेवलपमेंट या विकास होता है वो वर्तिकाग्र की सतह पे होता है। तो अब आगे क्या होगा, परागण पश्च परिवर्धन होगा, यानी परागण जब हो गया तो उसके बाद का विकास होगा, जिसको हमने परागण पश्च परिवर्धन बोल दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी दो कोशिका थी, एक हमारी जनन कोशिका थी और दूसरी हमारी कायिक कोशिका, तो ये वाली कोशिका हमारी क्या है, ये वाली कोशिका हमारी कायिक कोशिका है, ये हमारी कायिक कोशिका है और ये वाली जो कोशिका थी हमारी जनन कोशिका थी। तो अब जनन कोशिका जो है आकार को अपने क्या करेगी, इस प्रकार से सिकुड़ने लगेगी और एक तर्कुकार रूप धारण कर लेगी या स्पिंडल शेप्ड रूप धारण कर लेगी। तो इस तर्कुकार रूप को धारण कर लेगी, तब हम जनन कोशिका को क्या बोलेंगे, तर्कुकार जनन कोशिका। क्या बोलेंगे, तर्कुकार जनन कोशिका। तो इस प्रकार से एक तर्कुकार जनन कोशिका का निर्माण हो गया और इस जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक था उसको हमने क्या बोला, जनन केंद्रक। और जनन केंद्रक में क्या होगा, अब विभाजन होगा। विभाजन होगा तो यानी यहां पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो एक समसूत्री विभाजन तो पहले हो गया और दूसरा समसूत्री विभाजन यहां पे होगा परागण पश्च परिवर्धन में। तो यहां पे जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इस जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक था इसमें विभाजन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे विभाजित होने लग गया है। तो ये जो जनन कोशिका के अंदर का केंद्रक है ये विभाजित होने लग जाएगा और ये विभाजित होकर के दो नर युग्मक का निर्माण कर देगा, यानी दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। तो दो नर युग्मकोद्भिद, दो नर युग्मक का निर्माण हो चुका है यहां पे। और जब दो नर युग्मक का निर्माण हो गया है तो इसको हम बोलते हैं एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद या एक परिपक्व परागकण हम बोलेंगे। यानी एक परिपक्व परागकण में दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। और ये जो कायिक केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक में कोई भी विभाजन नहीं होता है और कायिक केंद्रक आगे चल के नष्ट भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट समझ में आ गया होगा, यानी कि एक नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, एक अपरिपक्व परागकण से एक परिपक्व परागकण का निर्माण कैसे होता है, यानी कि एक मैच्योर पोलन ग्रैंड का निर्माण कैसे होता है, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको कहीं पे डाउट भी रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब हम अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वहां पे हम उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है कि जो आपको समझ में ना आई हो तो उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। तो काफी इजीली नोट्स भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट बनाया कि आप लोग आसानी से नोट्स बना सकते हैं। अलग से आप लोगों को नोट्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों को नोट्स लेना है तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। हो सकता है कि नोट्स में एक दो चीजें ऐसी हो चैप्टर में जो मिस हो, वो आपको यहां पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती है जिसको आपको यहां से नोट डाउन कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें। आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।